दिल के मामलात को लेकर दोबारा से हम पहुंच गए हैं डॉक्टर निखिल महाजन के पास। आज बात करेंगे कि अगर आप सर्दी इलाके के रहने वाले हैं, आप विंटर जोन में रहते हैं, तो आपको खाने में किन चीज़ों का परहेज़ करना है और क्या वजह है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग नमकीन चाय बड़ी ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर धारणा ये है कि अगर हम कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे, चाय ज़्यादा पिएंगे, नमकीन चाय ज़्यादा पिएंगे तो उससे बॉडी गर्म रहेगी और सर्दी हमें नहीं लगेगी और सर्दी के जो नुकसानात हैं उनसे हम बचे रहेंगे। क्या ये तथ्यों पर आधारित है? डॉक्टर निखिल महाजन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कश्मीर वादी की बात की जाए, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों की बात की जाए। नमकीन चाय का बड़ा चलन है इन इलाकों में। लोग दबा के नमकीन चाय पीते हैं, ख़ासकर जब ये सर्दियां होती हैं। गर्मियों में भी नमकीन चाय पीते हैं। उसके ऊपर कॉफ़ी, वो भी अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, जबकि पहले हमारी सोसाइटी में कॉफ़ी नहीं थी। चाय। तो मैं आपसे सब जानना चाहूँगा कि ठंडा इलाका है, क्या ये मेरा मानना सही है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं मुझे गर्म रखेंगी? इन चीज़ों से ना मेरा बीपी बढ़ेगा और ना ही दिल को किसी किस्म का कोई असर इन तमाम चीज़ों से पड़ेगा। नहीं, ये जो धारणा है ये गलत है सर। जब भी हम नमकीन चाय पीते हैं, जब नमकीन नाम ही है, उसमें नमक ज़्यादा आएगा। कॉफ़ी में जो कैफ़ीन रहती है, चाय में कैफ़ीन रहती है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनसे ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सोचना कि हाँ मुझे ठंड नहीं लगेगी, हो सकता है आपको ठंड से ये बचाते हो, ये एक ऑब्जेक्टिव फीलिंग है कि आपको लग रहा है कि मुझे इससे ठंड नहीं लग रही, लेकिन इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। विंटर्स में वैसे ही ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा रहता है। उसके ऊपर अगर आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं, आप कैफ़ीन ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहेगा। एंड ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कैफ़ीन है, ये बॉडी में स्टिमुलेट, मतलब जैसे लोग बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं जी कॉफ़ी, मैं एक्टिव हो जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। तो वैसे ही जब ऐसी जगहों पे आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय में जब आप लेते हैं नमक ज़्यादा लेते हैं, तो ये सब्सटेंसेस ना हार्ट पे जाके एक्ट करते हैं, स्टिमुलेट की तरह एक्ट करते हैं। बिल्कुल, जो जब भी स्टिमुलेट हार्ट की जब कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, तो दो फैक्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज़ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब कितनी डिमांड है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी, मतलब जितना ब्लड हार्ट को चाहिए और कितना हम उसको दे पा रहे हैं। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे, जब 24/7 आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहेगा, ज़्यादा ज़ोर से कंट्रैक्ट करेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। तो ऐसे पेशेंट मोर प्रोन होते हैं हार्ट अटैक को। तो ये सोचना कि नहीं हम इन चीज़ से गर्म रहते हैं और अब इन चीज़ों से हम बच जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। ऑपोजिट हो रहा है, एक्चुअली ऑपोजिट हो रहा है। ब्लड प्रेशर को लेकर भी लोग बहुत नॉन सीरियस हैं, बड़े मजाक में बोलते हैं मेरा तो ब्लड प्रेशर 200 चला जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल ही नहीं रख रहे। तीसरा ये कि चूँकि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है या आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है, इसके सिम्टम्स कोई भी नहीं है, बहुत मुश्किल है कि आपके कोई सिम्टम्स आपको आएँ। जब ये स्थिति है तो इस स्थिति में अपना ब्लड प्रेशर कब से मॉनिटर करना शुरू करना चाहिए और ब्लड प्रेशर का और हार्ट डिजीज़ का कनेक्शन क्या है? मुझे लगता है ये लोगों को बताने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर, जुनैद भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हम वैल्यूज़ आपको बताते हैं, जो मतलब जैसे अभी 120/80 आपको पता है, ये सारी ना वेस्ट की गाइडलाइन है। वेस्ट से मेरा मतलब है अमेरिका, यूरोप, ये वहाँ पे गाइडलाइंस बनती हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। इंडियन स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्टडीज़ हैं, लेकिन उस पर डाटा जो गाइडलाइंस है वो उस पर बेस्ड नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जो अफ्रीकन अमेरिकन जो डाटा है उसको हमारे ऊपर हम इम्पोज कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं इससे रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा, 120/80 इज़ दी अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल। मतलब कि 120 ऊपर का और 80 जो ऊपर नीचे का बीपी है, वो नॉर्मल की अपर लिमिट है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल है, उससे नीचे होगा तो अच्छा है। जितने जो ट्रायल्स आते हैं, जो डाटा है वो सपोर्ट करता है लोअर द बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा है। सो पहली बात तो ये कि 120/80 इज़ दी अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, तो उससे हमें कम रखना है बीपी। तो जिसका बीपी बढ़ता है 150, 160, 200 तक बीपी जाता है, तो बिल्कुल भी ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो 3 जगह पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है। पहला है हार्ट, दूसरा किडनी, तो तीसरा आइज़। ऑब्वियसली ब्रेन में मतलब वो वेसल रिलेटेड है कि स्ट्रोक हो सकते हैं। तो हार्ट में जो ऐसे पेशेंट, जो हार्ट का और ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो जैसे जैसे बीपी बढ़ेगा, सो प्रेशर बढ़ने से हार्ट की जो कंट्रैक्शन है और हार्ट की जो मोटापा है वो बढ़ता जाता है। तो मोटापा बढ़ना, कंट्रैक्शन बढ़ना, अगेन इट इज़ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब डिमांड जो है वो बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी ही है, तो ऑब्वियसली जो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप
क्रॉस ओवर कर जाएंगे, डिमांड जो है वो सप्लाई को क्रॉस ओवर कर जाएगी और पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सोचना कि नहीं मतलब मेरा बीपी 200 है तो मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा, ये बहुत गलत है। स्पेशली विंटर्स में देखिए, जैसे हम सर्द इलाकों की बात कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में हम बोलते हैं, या कि वहाँ पे चिनाब वैली में हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे भी सर्दी ज़्यादा होगी, बिकॉज पेरिफेरल वेजो जब भी ठंड होती है तो हम महसूस करते हैं हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। हाथ पैर ठंडे होना बॉडी का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। जब हाथ पैर ठंडे होंगे मतलब पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब हाथ पैर की जो नाड़ियाँ हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो ब्लड जो है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को जाता है, फॉर एग्जांपल हार्ट, किडनीज एंड ब्रेन। तो जब इनको सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन, नाउ पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन इज अ मार्कर फॉर ब्लड प्रेशर, मतलब उस पर बीपी डिपेंड करता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो जो ठंडे इलाके में लोग रहते हैं उनका बीपी इस वजह से बढ़ा हुआ रहता है पहले ही, तो वो पहले ही उनकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब उनकी डिमांड जो है वो वैसे ही बढ़ी हुई है। तो अब अगर आप उसके ऊपर नमकीन चाय पियेंगे या आपकी कोई भी ऐसी फूड हैबिट है जिससे आप ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने आप को प्रोन कर रहे हैं हार्ट अटैक के लिए। वही हो रहा है इस टाइम पे कश्मीर। मुझे बताएं कि कौन सा एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप से आप ये कहते हैं कि जी अब तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलर आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए, और कौन सा एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप के बाद आप ये मानते हैं कि 140 की गाइडलाइन जो है वो नहीं, अब आपकी 150 की गाइडलाइन हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, अपर आपका लिमिट जो है वो 150 हो जाएगा, ठीक है, ये 160 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो कौन सी एज में है और कौन सी एज में है कि आप कहते हैं जी 120 तक तो ठीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो 140 से 150 वाली गाइडलाइन है वो हम 60 ईयर्स पे अप्लाई करते हैं। 60 साल से जो भी नीचे इंसान है उसका बीपी अगर 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाला है, उससे ज़्यादा हो रहा है, आपने उसको ट्रीट करना है। बट अगर 60 ईयर इंसान क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद अपर बीपी 150 से ज़्यादा अगर है तो उसको आपने ट्रीट करना है एज़ पर द करंट गाइडलाइंस। बीपी आपने किस एज से, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मॉनिटर करना चाहिए। आजकल यंगस्टर्स में बीपी बहुत कॉमन है, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज जंक फूड लेते हैं, कोई और नशा करते हैं, उसकी दे एक्ट एज स्टिमुलेंट्स, कैटेकोलामीन्स बॉडी में बढ़ते हैं तो बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे इम्यून हैं बीपी से। वंस यू क्रॉस योर टीन एज, वंस यू क्रॉस योर 20, गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड। इट इज़ वेरी कॉमन। आजकल यंगस्टर्स में आप देखेंगे वी कॉल देम यंग हाइपरटेंसिव्स। ऑब्वियसली उसके मेडिकल रीजंस हैं, बट यू शुड ऑल्सो नो कि साइंस को आज तक मोर देन 90% केसेस, जैसे 100 लोगों को बीपी है, साइंस को 90 का रीज़न नहीं पता है। यू शुड नो दिस, वी कॉल इट इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, रीज़न तो पता ही नहीं है। तो अगर आप ये सोचेंगे भैया मुझे बीपी क्यों हुआ, तो ये सबसे गलत क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं, डॉक्टर से भी और खुद से भी, ठीक है। जो हमारा डॉक्टर का टारगेट है वो ये है कि भैया उसको कम रखना है। अगर आप 20 ईयर के हाइपरटेंसिव में मुझसे पूछेंगे तो टारगेट इज़ 120/80, उससे कम रखना है। अगर उसका बीपी उससे ज़्यादा हो रहा है तो भैया वो मेरे लिए हाई है, क्योंकि जो ट्रायल, जैसे स्प्रिंट ट्रायल था, बहुत बड़ा ट्रायल था, पैन वर्ल्ड को उसने मतलब कवर किया था, उसने क्लियरली शो किया कि जितने, अगर आपका बीपी 120/80 से ज़्यादा है तो हमारी लैंग्वेज में मेस बोलते हैं, मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, जिसमें कि स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर आता है, उसका रेट जो था वो बढ़ रहा था। तो लोअर द बेटर। जितना आप 20 साल के आप हो गए हैं तो आप एक बार डॉक्टर जाके बीपी चेक करवाएं और फिर करवाते रहें, ठीक है, रेगुलरली करवाएं। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको पता है आप कॉफ़ी एडिक्ट हैं, आप टी एडिक्ट हैं, तो 100% चेक करवाइए। डोंट थिंक कि मैं 20 साल का हूँ, मैं कितनी भी कॉफ़ी पी लूँ मुझे कुछ होगा नहीं। इट इज़ अ नोन एंटिटी। दूसरी बात ये है कि अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, आप चाय ज़्यादा पीते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका बीपी और हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है तो आपका हार्ट फंक्शन भी ड्रॉप कर जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैटेकोलामीन की वजह, उसके बड़े रहने की वजह से देयर इज़ अ कार्डियोमायोपैथी, इट इज़ अ नोन एंटिटी, जिसकी वजह से बीपी और हार्ट रेट बढ़े रहने की वजह से हार्ट का फंक्शन भी ड्रॉप कर जाता है। तो यू शुड नो दिस। डॉक्टर साहब, अब अहम बात यह है कि कॉफ़ी अगर आप लेते हैं, कई सारे लोग शौक ये रखते हैं कि डिनर किया, डिनर के बाद कॉफ़ी पी रहे हैं। कई सारे लोग शौक ये रखते हैं कि डिनर किया, डिनर के बाद नमकीन चाय पी रहे हैं। एक तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल में हम चलते बहुत कम हैं। तो ठंडे इलाकों में जाहिर सी बात है, ठंड है, बाहर बर्फ़ है, आप वॉक नहीं कर पा रहे, घर में ट्रेडमिल भी आप रखने का रिवाज नहीं है। ट्रेडमिल को यूँ माना जाता है कि ये बड़े लोगों की और अमीर लोगों की, क्या कहते हैं, ये अमीर लोगों की मशीन है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉफ़ी का क्या टाइम होना चाहिए? क्या वाकई रात के टाइम में, खासकर जो बीपी के पेशेंट हैं, क्या उनको रात को कॉफ़ी लेनी चाहिए, रात को नमकीन चाय पीनी चाहिए? और अगर आप पीनी है नमकीन चाय आपको, तो दिन में कितने कप
कॉफ़ी कितनी दिन में लेनी चाहिए, और जैसे मैंने आपको कहा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है लेने का। आधे से ज़्यादा लोग ये टिक्की सुबह खाते हैं, कहते हैं जी पूरा दिन ठीक रहना चाहिए, रात की देखी जाएगी। तो ये आपसे समझना चाहूँगा कि टाइमिंग को लेकर कि क्या टाइमिंग होना चाहिए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का। और अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, नमकीन चाय पीते हैं, तो खाना खाने के बाद is it feasible and good if you are a BP patient, and if you are not but hypertensive हैं आप? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो बीपी की दवाई ना सुबह खाते हैं, और एक्चुअली वो सोचते हैं कि रात, अब हमने एक बार ही खा ली है तो 24 घंटे तक उसका असर रहेगा, तो रात की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं, चाहे शुगर की वैल्यू है चाहे बीपी की वैल्यू, इट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है मैं अभी आपका बीपी चेक करूँ तो 120/80 आए, 2 मिनट बाद आपका बीपी चेक करूँ 124/84 आए, तो इट विल एक्चुअली वेरी। सो इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात है जो पता होनी चाहिए कि ये वेरिएबल। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डायूरनल वेरिएशन। डायूरनल वेरिएशन मतलब हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक चेंज होते रहते हैं, जिसका असर बीपी पे चेंज होता जाता है। तो जो नाइट सर्ज होती है, मतलब रात को बीपी एक्चुअली बढ़ता है जब 2-3 का टाइम, जब रात के 2 या 3 बजते हैं, उस टाइम बीपी ना सबसे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी का, सुबह बिटवीन 3 AM to 6 AM। और जितने इवेंट्स होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हैं चाहे वो स्ट्रोक हैं, मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो रात को होते हैं, ठीक है। तो बीपी, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि बीपी आपका रात, हार्ट फेलियर सबसे ज़्यादा रात को होता है, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा रात को होते हैं, स्ट्रोक सबसे ज़्यादा रात को होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि बीपी तब बढ़ रहा होता है। तो जो बीपी की दवाई खाने का बेस्ट टाइम है वो रात को है। आप डिनर करें, आप उसके बाद बीपी की दवाई खाएं, ताकि रात का बीपी आपका कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी, मतलब ऊपर वाले ने मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि आपका रात को बीपी बढ़ना ही बढ़ना है। ये पहली बात। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि कॉफ़ी, तो जाहिर सी बात है जब आपका रात को बीपी बढ़ता है और अगर आप रात को ही कॉफ़ी या नमकीन चाय पी के सोए हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपका बीपी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप ऐसी कोई बात, आपका टारगेट रहना चाहिए कि अगर आपने चाय कॉफ़ी पीनी है आप मॉर्निंग में पी लीजिए, अगर आप बहुत शौक रखते हैं, आप पीने के बाद नाइट इवनिंग के बाद से आप ये बंद कर दीजिए चीज़ें, क्योंकि आप जितनी लेट ये चीज़ लेंगे बीपी का सर्ज आपका ज़्यादा होगा, तो आपकी कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांस रात को ज़्यादा बढ़ते हैं। तो बिल्कुल एंटी हाइपरटेंसिव रात को लेनी है, चाय कॉफ़ी रात को नहीं लेनी है। अब डॉक्टर साहब, ठंडे इलाके में एक और चीज़ लोगों की धारणा है और ये मानना है लोगों का कि जी मीट खाएंगे, ठंडे इलाके में मीट का बहुत मज़ा आता है, स्वाद आता है और यहीं पे खाना चाहिए, और ये यहाँ पर बॉडी के लिए जो है मीट ठंडे इलाके में तो बहुत अच्छा है, चिकन खा लें, आप फिश खा लें, बस ये तो ठंडे इलाके में खाने का मज़ा है जहाँ एक्टिविटी कम है। ये सोच क्या हमारी सही है? और अगर आप ठंडे इलाके के रहने वाले हैं, आपकी एक्टिविटी बहुत कम है, तो मीट को लेकर और बाकी तमाम वो फूड स्टफ़ जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या उनको कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? आपका लंच कैसा होना चाहिए और आपका डिनर कैसा होना चाहिए अगर आप ठंडे इलाके के रहने वाले हैं, और उसके बाद अगर आप गर्म इलाके के रहने वाले हैं तो वहाँ पर आपका लंच और डिनर कैसा होना चाहिए? अगर आप किसी भी डाइटिशियन से को अगर आप कंसल्ट करेंगे ना, तो वो आपको मतलब हमेशा एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो फूड हैबिट है ना, वो आपकी एक्चुअली बॉडी को डिफाइन करता है, ठीक है। बॉडी अगर आपकी ऐसे है तो इसका फूड हैबिट मतलब ब्रेकफास्ट ज़्यादा लिया है, लंच कम लिया है, डिनर आपने और कम लिया है। अगर आपका बॉडी हैबिट ऐसे है, इसका मतलब आप ब्रेकफास्ट कम लेते हैं, लंच ज़्यादा लेते हैं और डिनर और ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा जो आपने मुझे बोला रेड मीट की जो बात हुई, जो रेड मीट खाने वाले जो लोग हैं, जो मतलब किसी भी ठंडे इलाके में ज़्यादा खाते हैं, सो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो है ना, जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, तो तभी स्टार्ट हो जाती है। भगवान ने मैकेनिज्म बनाया है कि तभी से हार्ट की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है जब हम अंदर ही हैं, अभी माँ के पेट में होते हैं, और वो होता रहता है, विद टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये आपकी फूड हैबिट्स हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ठंडे इलाके में हूँ और मैं मटन ज़्यादा खा लूँगा तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, मेरा पानी यहाँ का ऐसा है कि वो उसको पचा देगा, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि जितना पानी पी लो स्वाद आ जाता है, नहीं, वो बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज जब आप ऐसी चीज़ करते हैं और आप कोलेस्ट्रॉल जिसमें बहुत ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, वो गले की आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, ब्रेन की आर्टरीज में डेवलप होगा, टांगों की। ऐसे लोगों को तभी, जब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हार्ट अटैक होते हैं, जब आप चलते हैं आपसे चला नहीं जाता, आप थक जाते हैं, मतलब टांग की आर्टरीज में डिपोजिशन हो गई है। स्ट्रोक हो गया, इसका मतलब यहाँ की आर्टरीज में डिपोजिशन हुई थी। तो इट इज़ मतलब ऑल ओवर है, पूरी बॉडी में वो डिपॉजिट होता है फैट। तो सैचुरेटेड फैट को, रेड मीट को कम करना चाहिए। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, अगर आपको बहुत शौक है खाने का तो
हफ्ते में मैक्सिमम 2 टाइम, प्रेफरेबली 1 टाइम, या हफ्ते में मैक्सिमम 2 टाइम्स आप रेड मीट ले लीजिए। ऐसा मत करिए कि मैं डेली रेड मीट मेरे को खाना है। और जैसे मैंने आपको बॉडी हैबिटेट समझाया, तो डिनर आपका सबसे लाइट होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर योर डिनर एक्चुअली आप सो रहे हैं, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं, आप तो बात भी नहीं कर रहे किसी से, आप तो हिलडुल भी नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो अगर आप अपनी नाइट की मील ज़्यादा लेंगे, ऐसे जब भी नाइट मील आप हैवी लेंगे, और आप किसी नॉर्मल बंदे को भी बोले कि नाइट मील लेने के बाद ठंड में आप चल के देखो, तो पेशेंट को चेस्ट पेन वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने आपको समझाया था, ठंड में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हार्ट की नाड़ियाँ जो है वो सिकुड़ रही हैं, ऊपर से आपने इतना ज़्यादा खा लिया है, जो ब्लड, जब आप पेट में खून हो, जब पेट में आप खाना होता है तो ब्लड तो बॉडी में डिफाइंड है, 5 लीटर खून है, तो वो पेट की तरफ चला जाता है, हार्ट की तरफ ब्लड कम जाता है, तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन जो सप्लाई है, सप्लाई तो कम कर दी ना हमने, वैसी सप्लाई, जब खाना हैवी खाया तो खून चला गया पेट की तरफ, अब हार्ट में खून तो कम हो गया ना, ऑटोमेटिकली कम हो गया। अब अगर आपने उस टाइम पे अगर आप चलने की भी कोशिश करेंगे तो आपसे चला नहीं जाएगा, तो दैट इज़ एंजाइना, आपको चेस्ट पेन स्टार्ट होगी, तो आप अपने आप को खुद ही प्रोन कर रहे हैं हार्ट अटैक के लिए। तो आप नाइट टाइम में, अब जब नाइट टाइम एंड अर्ली मॉर्निंग वॉक्स तभी मना करते हैं कि सर्दियों में नहीं करनी चाहिए, खाना खाने के बाद वॉक्स नहीं करनी चाहिए। इंसान सोचता है मैंने अब खाना खा लिया हैवी, अब मैं वॉक करने जाता हूँ, उस टाइम पे पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि अब मायोकार्डियल ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो कंपनसेट कर ही नहीं सकती डिमांड के साथ। ठीक है, तो रेड मीट, इफ़ यू विल आस्क मी, वंस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, फिश इज़ गुड फॉर हार्ट, फिश यू कैन हैव डेली। अगर आप फिश खाते हैं, फिश मीन नॉट फ्राइड फिश, तंदूरी फिश, मतलब अगर आप बहुत शौक रखते हैं नॉन वेज का, तो फिश इज़ गुड फॉर हार्ट, सो बिकॉज वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, फिश इज़ गुड, फिश यू कैन हैव डेली, एग्स यू कैन हैव डेली, बट रेड मीट बिल्कुल नो है, या तो बिल्कुल नो, या तो वंस और ट्वाइस इन अ वीक। एंड डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप गर्म इलाके के रहने वाले हैं, मान लीजिए जम्मू संभाग की अगर बात की जाए, पूरे इसमें यहाँ पर भी ठंडे इलाके हैं, डोडा आपका है, रामबन है, किश्तवाड़ है, राजौरी, पुंछ है, और सांबा के ऊपर, कठुआ के ऊपर वाले इलाकों में चले जाएं, बन्नी बसोली के इलाके में चले जाएं आप, या इधर से आप रामनगर के ऊपर वाले इलाकों में चले जाएं, तो ये भी ठंडे इलाके हैं। आपसे डॉक्टर साहब इन इलाकों को लेकर भी ये जानना चाहूँगा कि इन ठंडे इलाकों के लिए तो आपने बता दिया कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, अब अगर गर्म इलाकों की बात की जाए तो यहाँ लोगों का ये मानना है जी, यहाँ तो हमें वॉक करने का पूरा मौका मिलता है, जितना मर्जी उतना रज के खाओ, टेंशन कोई नहीं लेनी है, रात को आपकी प्लेट पर जब तक अच्छा खासा मीट ना हो, 2-3-4 वैरायटियाँ ना हो, और उसके बाद साथ में सलाद ना हो, तब तक आपको मज़ा ही नहीं आता। और फिर नई जनरेशन ये सोचती है कि यार मैं तो पूरे दिन फुटबॉल के ग्राउंड में होता हूँ, मैं तो पूरा दिन वॉक कर रहा होता हूँ, मैं तो पूरा दिन रनिंग कर रहा हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे क्या होगा। ठीक है, क्या ये सब सोचना ठीक है? और हम अपने इलाके को लेकर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, हमारे यहाँ कितनी दिक्कत ये बढ़ गई है कि जिम बच्चा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ही वो कंप्लेंट ये करता है कि चेस्ट पेन हो रही है, एंजाइना हो रहा है, हॉस्पिटल पहुंच रहा है। ठीक है, बीपी की दवाई ले रहा है, शुगर की दवाई ले रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं और हम सब कुछ खा भी रहे हैं। तो यहाँ पर फूड हैबिट जो है इस इलाके में कैसा होना चाहिए? क्या वही जो ठंडे इलाकों में है, या वही जो हमारे यहाँ के लिए कुछ आपकी और एडवाइस है? नहीं, फूड हैबिट विल नॉट चेंज। ऐसा नहीं है कि अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आप कुछ भी खाइए, वो बिल्कुल ही गलत है कि मैं वॉक कर लूँगा। सी यू नीड टू, हमें जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो 50 साल पहले मेरे दादाजी जिस एनवायरनमेंट में जीते थे, ठीक है, कितने कम पेस्टिसाइड्स थे खाने में, जो चीज़ें अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, मेडिकल साइंस अभी वहाँ पहुँची ही नहीं है कि भैया आपके खाने में कितना पेस्टिसाइड का कंटेंट बढ़ा है, उसका हार्ट पे इफेक्ट क्या है, वो अभी तक आपको पता ही नहीं है। सो डोंट थिंक कि अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आप कुछ भी खाएंगे एंड दैट इज़ अलाउड, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड चीज़, अगर मैं एनवायरनमेंट के लिए बोल रहा हूँ चेंज हुआ है, सेकेंड इज़ योर स्ट्रेस। सो यंगस्टर्स में स्ट्रेस वैसे ही इतना ज़्यादा है, कैटेकोलामीन्स जो स्ट्रेस से बढ़ता है वो वैसे ही इतना ज़्यादा है दैट दे आर ऑलरेडी प्रोन टू हार्ट अटैक्स। तो वो तो तभी इतने आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं है। येस्टरडे एक यात्री 41 ईयर्स ओल्ड है जिसको मैंने ऑपरेट अपॉन किया, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, 41 ईयर्स एज, देन यू विल से इज ए यंग गाय, 41 का है, ओल्ड तो नहीं है। 3 दिन पहले 31 ईयर्स ओल्ड गाय था, ही वॉज अगेन अ यात्री, दिल्ली से आया है, दिल्ली का बंदा है, बिल्कुल फिट बंदा था। वो कहता था मैं तो भैया स्पोर्ट्स में भी हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे को हार्ट अटैक कैसे हो गया? चढ़ाई चढ़ रहा था एंड चढ़ाई चढ़ते रहते उसको हार्ट अटैक हो गया। सो इफ़ यू, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ठंड है, हमारे यहाँ पे तो ठीक है, उसी तरह दिल्ली, मतलब अगर आप कश्मीर के हिसाब से या चिनाब वैली के हिसाब से कहें उतनी ठंड तो नहीं है। सो द फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप फूड हैबिट्स, बिकॉज कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप चेंज नहीं कर, आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेस को चेंज नहीं कर सकते। यस, जैसे नॉन मॉडिफाइबल जो आप मेल हैं आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है हार्ट डिजीज़, उसको आप चेंज नहीं कर,
कुछ इतनी चीज़ें तो हैं जिनको आप चेंज ही नहीं कर सकते. एंड द स्ट्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेस. ठीक है, अब मैं स्मोकिंग की तरफ अभी जा नहीं रहा हूँ बिकॉज स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन इन यंगस्टर, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. नाउ स्मोकिंग से तो हार्ट अटैक का जो रेट है वो वैसे ही एक्सपोनेंशियली ब्लास्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि JNK में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इट इज़ इंक्रीजिंग. सो अगर आप अपने फूड हैबिट्स, आप ये सोच रहे हैं कि मैं गर्मी में रहता हूँ और मैं कुछ भी खाऊंगा, तो ये बहुत ही गलत है. जैसे मैंने आपको समझाया कि जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो माँ के पेट में स्टार्ट हो गई थी. अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताइए, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की हम बात करें कि फैमिली हिस्ट्री है आपकी, और आप जानते हैं आपकी फैमिली में, परिवार में लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है. अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, दूसरी तरफ से एक तो आप जो नॉनवेज खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं. एक और ट्रेंड हमारी सोसाइटी में आ चुका है, आप एक अच्छे से सुपर शॉपिंग में जाते हैं, एक आप 5 स्टार मॉल में जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने जो है ना शुगर फ्री वहाँ से चॉकलेट लाई है, मैं तो जनाब खाता ही कुछ नहीं हूँ, मैंने तो कभी नॉनवेज चखा ही नहीं जनाब, मैं तो फलां जगह जाके ये देखिए मेरा बिस्कुट, ये देखिए मेरा, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम, इसमें फ़ैट कम, इसमें प्रोटीन कम. मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या ये सोचना आपका सही है कि जिस खाने को आप ये सोच के खा रहे हैं, जिस बिस्कुट को आप ये सोच के खा रहे हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम है, इसमें फलां चीज़ कम है, फलां चीज़ कम है, isn't that also accumulating inside your body and isn't that also dangerous for you? या उसके लिए आपका मानना है कि नहीं, जिसको लिखा है कोलेस्ट्रॉल कम है तो आप वो खा सकते हैं, उससे आपके हार्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी? सी, कोलेस्ट्रॉल अगर कम किसी चीज़ पे लिखा है, यू कैन हैव दैट, मतलब मैं उस पर इनकार नहीं करूँगा. बट प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, किसी भी गाइडलाइंस पे, जैसे आप बोल रहे हैं शुगर फ्री, लेकिन इनमें भी तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. अब उन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का आप क्या करेंगे? बिकॉज रिसर्च स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी उतने ही खतरनाक है जितना खतरनाक आपके लिए मीट है. एब्सोल्युटली. सो द थिंग इज दैट, जैसे आपने पहली चीज़ बोली शुगर फ्री, सो फर्स्ट थिंग, शुगर फ्री इज़ नॉट इन द गाइडलाइंस. अगर किसी भी गाइडलाइन को हम देखते हैं, रिकमेंडेशन को देखते हैं, रिकमेंडेड नहीं है. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शुगर फ्री खा के बच जाऊंगा, तो गलत है. सेकेंड थिंग इज प्रोसेस्ड फूड. जितने आप मेरे को बिस्किट बता रहे हैं, दीज आर ऑल प्रोसेस्ड फूड्स. प्रोसेस्ड फूड्स किसी भी गाइडलाइन में नहीं है कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट कम है, ये भी रिकमेंडेड नहीं है. सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इज रिकमेंडेड नाउ कि अगर 40 से 60% हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, प्रोटीन हमें 30 से 40% चाहिए, 10 to 15% फैट चाहिए, जिसमें से 6 to 8% सैचुरेटेड फैट होता है. नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट. आपको वो लेना है. आप ये बोलेंगे कि मैं कीटो डाइट ले लूँगा. अच्छा, मुझे बताइए लाइफस्टाइल के हिसाब से डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है क्या है बैलेंस डाइट? मेरा और आपका लाइफस्टाइल अगर देखा जाए, अब चलें अगर आप एक जिम जा रहे हैं तो वो देन आई कैन से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी जीने का तरीका है कि घर से निकले तो गाड़ी, और घर वापस आए तो गाड़ी, और घर में बैठे हैं तो सोफे पे बैठे हैं, चलना फिरना बिल्कुल बंद है, घर के अंदर नौकर सब कुछ आपके सामने लाकर रख रहे हैं, आप खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं. तो बैलेंस डाइट मेरे लिए क्या है? मुझे कम से कम कितना खाना चाहिए पूरे दिन में, जिससे मैं ये मान के चलूँ कि ये मेरी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा भी करेगा और इससे मेरी सेहत भी ठीक रहेगी. सी, जो आपने बात बोली ना, उस हिसाब से तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए. जो इस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इफ़ यू कैन नॉट गिव 1 hour टू योर बॉडी, 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी अपनी बॉडी को नहीं दे सकते हैं, तो मतलब यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप मल्टी मिलियनेयर हैं या आप बिल्कुल ज़मीन पे हैं, अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं. ये पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा. आपने मुझसे पूछा बैलेंस डाइट आपके लिए या मेरे लिए क्या है. जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बेली फैट का है. अगर आपके पेट में आप बैठे हैं, तो आप अपना पेट ना छुपा रहे हैं कपड़ों के अंदर. आप अपनी बॉडी में खुद बैठ के महसूस कर लीजिए. अगर आपके पेट में बेली फैट है, अगर आप अपने हाथ में पेट पे हाथ लगाते हो और वहाँ फैट आपको लग रहा है, इसका मतलब आप ओबीस हैं. क्योंकि अब जो सारा का सारा शिफ्ट है, जो सारा का सारा डाटा है, वो ये बताता है, जो जैसे इंडियंस आर मोर देन 80% इंडियंस आर हैविंग बेली फैट, मोर देन 80%. ये 80% जो इंडियंस हैं ये प्रोन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, मतलब बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा रहेगी, और ऐसे लोग बाद में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के लिए प्रोन है. ठीक है, तो अगर आपका बेली फैट है तो इसका मतलब आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं. आखिर में डॉक्टर साहब, हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, और एक तरफ से आप कहते हैं जी मैं 2 घंटे सुबह जिम, 2 घंटे शाम को जिम, और पूरे दिन आप मुंह ऐसे रखते हैं, शक्ल ऐसी बना के रखते हैं कि मतलब कोई भी आपसे बात करे तो वो डर जाए कि भाई ये कौन आदमी आ गया. ठीक है, हर एक चीज़ का एकदम से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. मतलब अब अगर कोई भी चीज़ होने वाली है वो तो होने वाली है, यू कांट प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग. पूरा दिन आपने उसमें सोचने में लगा दिया, पूरी रात आपने सोचने में लगा दी,
ठीक है, इतना आपने सोचा होता तो मार्क जुकरबर्ग हमारी कंट्री से होते। तो अगर इतना ज़्यादा आप सोचते हैं, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2 घंटा जिम करना, 4 घंटा जिम करना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है? एक दूसरा, स्ट्रेस कितना बड़ा किलर है, ये बहुत सारे लोगों को कैमरे के ऊपर पता चलना चाहिए कि खाना आप जितना मर्जी अच्छा खा लें, एक्सरसाइज जितनी मर्जी उतनी अच्छी कर लें, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं हैं, तो आप कितना ज़्यादा, कितने बड़े कितने बड़े हार्ट पेशेंट आने वाले वक्त में बन सकते हैं। सी स्ट्रेस इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनसे हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, दबाव पड़ता है, हार्ट की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो आप, जिसे आप मेरे को बताया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगी, बट यू नीड टू, आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि अगर स्ट्रेस आपका 100% डैमेज कर रहा है, एक्सरसाइज प्राणायाम ये आपको 40% बचा रही है, तो जो 60% है वो तो दैट ऑलवेज रिमेन्स। सो स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर नाउ, बिकॉज स्ट्रेस के साथ आप एसोसिएटेड स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म की तरफ या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। स्ट्रेस खुद भी रिस्क फैक्टर है, उसके साथ जो एसोसिएटेड आपकी हैबिट्स डेवलप होती हैं वो भी रिस्क फैक्टर्स हैं। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स इन ऑल दे आर किलिंग द टीनेजर्स, द यंग जनरेशन, बिकॉज इस यही वजह है, स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर एंड द एसोसिएटेड हैबिट्स, जिसकी वजह से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे एरिया ठंडा है चाहे गर्म है, वहाँ पे हार्ट अटैक के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अब जो शिफ्ट है, मैंने आपको पहले भी बोलता हूँ कि जो शिफ्ट है वो 50-60 से अब 30 से 50 पे आ गया है, फोकस जो है वो चेंज हो गया है हार्ट अटैक के पेशेंट्स का। तो स्ट्रेस को अपने कम करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइफ में इंसान को उतना ही टारगेट करना चाहिए जितना खुश रहने के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो आप बहुत ज़्यादा काम करें तो आप जो पैसे हैं वो बैंक में ही रहेंगे। जितना आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए चाहिए आप उतना पैसे कमाएं और उतना ही स्ट्रेस लें, दैट इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज स्ट्रेस मतलब विल कम ऑब्वियसली, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो आप शायद अपनी लाइफ टाइम में कभी अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ों का बोझ आपके कंधे के ऊपर है, धर्म का बोझ आपके कंधे पर, घर का बोझ आपके कंधे के ऊपर, और भी ज़िंदगी की कई सारी परेशानियां आपने ली हुई हैं। वो तमाम परेशानियां आपके फेसबुक, ट्विटर और आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप गालियां दे रहे हैं तो आप गुस्से में हैं, अगर आप बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें फेसबुक के ऊपर लिख रहे हैं तो आप नाराज़ हैं, और अगर आप फेसबुक के ऊपर अपना गम, अपना दर्द, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप परेशान हैं। मेहरबानी करके इसको फेसबुक के साथ मत शेयर कीजिए, अपने घर परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वक्त अपने दोस्तों के साथ लगाइए और हंसना और मुस्कुराना दोबारा से सीखिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हंसने और मुस्कुराने के लिए इतना कुछ है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर ढूंढने लगेंगे तो आपको भारत के सिवा किसी देश में हंसने मुस्कुराने के लिए जो सामान है ना, आपको नहीं मिलेगा। आप अपने घर के बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके चेहरे पर हंसी ले आएंगी। आप नेताओं की तरफ देखेंगे तो आप हंसना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी सड़क, अपने रोड, अपने मोहल्ले की तरफ देखना शुरू करेंगे तो आप हंसना शुरू करेंगे। डॉक्टर निखिल महाजन का भी यही कहना है। बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक बेहतरीन बात इन्होंने ये कही कि आप जितनी मर्जी उतनी दवाइयाँ खाइए, जितना मर्जी उतना एक्सरसाइज करिए, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका दिल भी फिर खुश नहीं है और आपका दिल फिर ठीक नहीं रहेगा। और अगर दिल ठीक नहीं रहेगा तो आपको दिल के डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ही कहते हैं कि भाई मेरे पास जितने कम लोग आए मुझे उतनी खुशी होती है, लेकिन करें क्या, नंबर बढ़ता जा रहा है। तो खुश रहना सीखिए। कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप रूटीन में 6 महीने में एक बार चक्कर लगाइए, जस्ट ये चेक करने के लिए कि आप ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ में खुश रहने को भी अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। दीजिए इजाज़त, आदाब।